Good morning, students. So today we are going to discuss another latest sample paper of biology, class 12th, and we are going to discuss it. And then very quickly we are going to discuss its answer key as well. So this is, you can see, this is your sample paper, and first question is name the type of population interaction which is there in the between the barnacles and the whale. So you know that barnacles are the small sea creatures and whale is a very big, vast creature. So barnacles attach themselves on the body of the whale, and when whale move from one place to another, the barnacles also get uh, transported. So this type of interaction is what commensalism, because the whale is not getting any benefit but the barnacles are getting the transportation as well as the जो भी चीजें whale खाती रहती हैं अपने मुंह से वो निकालती जाती हैं, barnacles को खाने को मिल जाते हैं और barnacles एक जगह से दूसरी जगह whale के बॉडी के साथ साथ मूव हो जाते हैं विदाउट द डेंजर ऑफ द प्रीडेटर. उनको दूसरे जानवरों से डर की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो whale के साथ लगे हुए हैं. तो इस तरह के इंटरेक्शन को कोमेंसलिज्म कहते हैं. नाउ सेकंड, लिस्ट द चेंजेस प्राइमरी oocyte अंडरगोज इन सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज इन द ह्यूमन. जब ओवरी एग बनाती है तो प्राइमरी oocyte किस तरीके से टर्शरी फॉलिकल में बदलता है. तो साइज, पहली बात तो वो साइज में ग्रो होगा, उसमें ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स बनेंगे और एंट्रम बनेगा. एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम, वो भी बनता है. और यही चेंजेस आते हैं एक प्राइमरी oocyte से टर्शरी oocyte के दौरान. मियोसिस वन भी कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है एंड इट हैज द सेकेंडरी oocyte इन इट. Now, mention the role of ribozymes in bacteria. Ribozyme एक ऐसी enzyme है जो they can act as catalyst in the bacteria, and they can catalyze the formation of proteins translation. Say the role of transposomes in silencing the mRNA in the eukaryotic cell. So transposon एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी जीन साइलेंस हो सकती है. फिफ्थ क्वेश्चन, मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में व्हेन देयर इज एक्सियल वायलेट फ्लावर प्लांट F1 जनरेशन इज सेल्फ पॉलिनेटेड. तो एक्सियल वायलेट की क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकती हैं. तो एक्सियल आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर है, वायलेट आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो एक्सियल स्केल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से, और वॉयलेट को कैपिटल वी से. तो एक्सियल व्हाइट फ्लावर का पूछा है आपसे. एक्सियल व्हाइट फ्लावर के दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल वी एंड हेटेरोजाइगस कैपिटल ए, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल वी. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स. तो सीमन जब बनता है स्पर्म फ्लूइड तो उसमें कौन से और दो ग्लैंड्स अपने चीजें रिलीज करते हैं. तो सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड होता है जो फ्रक्टोज का सोल्यूशन उसमें डालता है, अल्कलाइन secretions करता है. एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी आप लिख सकते हो, दैट इज प्रोड्यूसिंग म्यूकस सो दैट लुब्रिकेशन हो जाए, easy sperm pass हो जाए. तो that is the role of glands. Now coming to the seventh question, name the negatively charged positively charged components of nucleosome. negatively charged और positively charged कौन कौन सी चीजें हैं. negatively charged तो आपका डीएनए है और न्यूक्लियोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होता है. तो कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज डीएनए उससे अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होके उसके ऊपर वाउंड हो रखा होता है. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, व्हेन डज अ ह्यूमन बॉडी इलिसिट एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स. मींस ह्यूमन बॉडी कब एलर्जिक रिस्पॉन्स करती है, बहुत तेज ज्यादा रिएक्शन कब करती है. तो जब भी कोई ऐसा एलर्जन आपकी बॉडी में आ जाए, तो जो बिल्कुल पहले भी कभी आ चुका है और फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स की उस बॉडी में मेमोरी हो ऑलरेडी, तो वो क्या करेगी, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगी दोबारा से आया है तो उसके लिए बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगी.
So this is how the body is producing amnestic response. Now, ninth question, why is the enzyme cellulase needed for isolating genetic material DNA from plant cells and do not from animal cells? So cellulase क्यों जरूरी है? Because cellulase is breaking the cell walls or cellulose containing cell walls of the mm, plants, and the cell wall is not present in animal cells, so उसमें cellulase use नहीं होगी. और plant cell का जब भी हम DNA निकालेंगे तो we have to use the cellulase enzyme. Now we coming to the 10th question. Name the gas released and the process responsible for puffing up of the bread dough and when the yeast is added. जब हम yeast add करते हैं bread के dough के अंदर, तो जब बाद में yeast उससे react करती है तो bread फूलता क्यों है, तो कौन सी गैस बनती है और कौन सा प्रोसेस ये है. तो हम को पता है कि दिस इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन एंड द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट इज द CO2. Now we are coming to the 11th question. The nuclear mitotic divisions is the functional megaspore to form an embryo sac in the angiosperm or strictly free nuclear. So this is assertion which is given, and the reason cell wall formation starts only at 8 nucleate stage, leading to the organization of the typical female gametophyte. तो ये उसका रीजन दिया हुआ है. तो यू हैव टू टेल कि कौन सा ऑप्शन जाएगा 11th के आंसर में. सो न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, तो ये करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट. एंड सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स 8 न्यूक्लियस, जब 8 न्यूक्लियस उन्हें बनना हो तब सेल वॉल बनते हैं, तो ये भी करेक्ट है. तो बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पेज, 12th क्वेश्चन. So in option also there is assertion reason of 11th question. So next is infertility is the inability of the couple to have child in spite of unprotected sex. And reason is infertile couple can bear children with the help of assisted reproductive technologies. So assertion is true that infertility means the couple is not bearing any child even after the unprotected cohabitation. Now reason is what? Reason is not correct, because here the statement of the reason is saying that ART से उनको they can have child. So this is not the reason of infertility. This is a solution. So the answer will be B will be the option. Both assertion and reasons are true, but reason is not correct explanation. Now question number 12. Assertion is given sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder which can be transmitted to the offspring when both the parents are heterozygous for the trait and apparently normal. तो assertion आपने पढ़ लिया. Now reason क्या है? सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पॉलिमराइजेशन की वजह से लो ऑक्सीजन टेंशन में शेप बदल देता है एरिथ्रोसाइट का, तो ये तो उसका एक सिम्टम है. ठीक है, ये उसका रीजन नहीं है. ऊपर वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि ये हेट्रोजाइगस होने, पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तब ये आता है ऑफस्प्रिंग में. तो ये असर्शन एंड रीजन ट्रू तो है, बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. नाउ 13th क्वेश्चन. द फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी gene therapy was given to the treat adenosine deaminase deficiency. Reason is that functional gene for enzyme was delivered into lymphocytes of the patient using retroviral vector. So here you know that gene therapy का concept आपने पढ़ा होगा, तो both assertion and reasons are true. 14th question. The endometrium of uterus undergoes cyclical changes during menstrual cycle. Reason is implantation of blastocyst occurs at the endometrium lining. So here also the endometrium uterus is having cyclical changes, but the reason is not the correct explanation for the assertion. So B will be the answer. Now we will study case studies given. Survey and statistical analysis shows that use of drug alcohol has been increasing, especially among youth at an alarming rate. It is really cause of concern because it could result in many harmful effects. Proper education guidance would enable the youth to safeguard themselves from such dangerous behaviors. Pattern follow healthy lifestyle. The drugs which are commonly abused include opioid, cannabinoids, coca colloids, which are obtained from plants. These drugs often bind to the receptors present in our body, bring about the effects in the human organs. So now, on the basis of this paragraph, you have to answer the question which are given now. So the question is that the
What is the question? You can see on your image. The scientific name of the plant. What is the scientific name of the plant from which opioid is derived? So four names of the plant are given: Cannabis sativa, Atropa belladonna, Papaver somniferum, and Erythroxylum coca. So where the opioid drug is obtained is Papaver somniferum, poppy plant. ठीक है? C option will be correct. Now, hashish and marijuana are the different forms of drug type of. किसके दो फॉर्म्स है हशीश और marijuana? इन चारों में से cannabinoids के. तो A will be the correct option. The drug that are normally used as medicines to help patient to cope mental illness but abused. तो मेंटल इलनेस के लिए दिए जाने वाले ड्रग जो दिए जाते हैं पेशेंट को पर अब्यूज केयर करे जाते हैं उनसे, वो कौन से ड्रग होते हैं? इनमें से बेंजोडाइजाइपिन्स. So C1 is the correct. Heroin is the commonly called. Heroin drug को क्या कहा जाता है commonly? Crack, coke, smack, भांग क्या कहा जाता है? तो C is the correct option. Smack कहा जाता है. And fifth is, this is the formula which is given of any drug. You have to identify which drug formula it is there. So figure में skeletal structure किसका दिया हुआ है? तो कैनाबिनॉइड का दिया हुआ है. और ये कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है? ये दिल पे जाकर अफेक्ट करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को. नाउ 16th में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे एनुअल प्रेसिपिटेशन एक्स एक्सिस पे दी हुई है, वाई एक्सिस पे आपको मीन टेम्परेचर दिया हुआ है, और वहां पर जो अर्थ पे अलग अलग तरीके के बायोम्स बनते हैं उनका डायग्राम है ये. द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस causes annual variations of intensity of duration of light and hence temperature variation resulting in distinct seasons. These variation along with the annual variation in precipitation account for the formation of major biomes like forest, grasslands, etc. The figure given above shows the distribution of biomes with respect to annual mean temperature and precipitation. So अब आपको on the basis of this you have to tell the answers. So name the बायोम लेबल्ड एज ए, सी एंड डी. तो ए कौन सा बायोम है, सी कौन सा बायोम और डी कौन सा बायोम है, ये आपको बताना है. तो यू हैव टू टेल. द ऑप्शंस आर गिवन. सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ए विल बी योर डेजर्ट, C will be your tropical forest, and D will be your temperate forest. A is a desert, C is a tropical forest, and D is a temperate forest. A is desert, you can see. Desert is there in which mean temperature rainfall, annual rainfall is less than 50, and the mean temperature is more, we can say in range of 28 degrees Celsius. Then forest, and then tropical forest, and then temperate forest. Okay, so this will be the B option, will be the correct option. Now coming to the next question, the biome with maximum and minimum range of annual mean temperature are the biome with the maximum and minimum range of mean precipitation. So what will be the correct option? After you will check the graph and you will know that the C and A, the C, this one, last one, and A are the two biomes which are having this. So the D option will be correct. The biome with maximum and minimum range of animal mean temperature is C and A. The most important ecologically relevant factor is. So इनमें से ये चार पैरामीटर्स, इनमें से मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर जो है वो क्या है? लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर. ओके, बिकॉज टेम्परेचर ही गाइड करता है. टेम्परेचर की वजह से ही आपकी ह्यूमिडिटी होती है, बारिश वगैरह कितनी है वो टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है. पिक आउट द करेक्ट ऑप्शंस शोइंग द मेजर बायोम्स इन इंडिया. सो इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं, कौन कौन से मेजर बायोम्स आपके हैं? तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. 1, 4, 5 and 6 means tropical rainforest, sea coast, deciduous forest, and desert. Now, coming to the assertion reason again, there is an assertion reason which is given in question number. No two species can occupy the same niche, and reason is given. Every organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diverse resources it can utilize, and distinct functional role in the ecosystem. So इसमें assertion reason दोनों true हैं. तो इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सेम नीच में नहीं रह सकते, बिकॉज उनका एक पर्टिकुलर डिफाइंड रिसोर्सेज ही वो यूज करते हैं, उनका पर्टिकुलर रोल होता है इकोसिस्टम में.
तो इस वजह से वो सेम नीश को नहीं ऑक्यूपाई कर सकते. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, इनको डिफरेंशिएट करेंगे. सो वी विल डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर definition. First point will be our definition. So perisperm is the persistent nucellus which is present in any fruit around the seed layer. So उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. और what is the pericarp? Pericarp is the फ्रूट वॉल, ओवरी की वॉल को ही पेरिकार्प बोलते हैं. तो इसी वजह से हम इसको इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं. Now coming to the next question, explain the palindrome with the help of Punnett square. Find the percentage of heterozygous individual in F2 progeny of a cross involving a true breeding pea plant with green pod and true breeding pea plant with yellow pods. One is true breeding pea plants with green pod, other is true breeding pea plant with yellow pod. So you have to draw one Punnett square to tell that how you will draw that. Okay. So what will be your Punnett square? What kind of Punnett square you will get? So yellow and green. Out of that, which green pods are dominant, yellow pods are recessive. So this will be a monohybrid cross. तो आप इनको yellow और green pod का monohybrid cross बनाएंगे. Then we can see in diagram also yellow and green pod किस तरीके का Punnett square होगा. एंड इसमें भी सेम रेशियो आएगा जो आपका मेंडल का टिपिकल रेशियो आता है 3:1. So 3 will be the green color pods and 1 will be the yellow color pods. So this is how you can draw this cross. So you can denote green capital G and yellow by small g, and you can give this kind of cross. ठीक है. So whenever you will do this cross, you will have 3:1 genotype, 3:1 phenotypic ratio. Okay. So capital G will be denoting the green pod and the small g will be denoting the yellow pod. So this is the figure. This is how you can make the diagram. Now they belong to nucleus. Now next question. So I want to show you the images of the next questions. So this is the 19th question. Name the genus which the baculovirus belongs to. Baculovirus कौन से genus को belong करता है? Mention their pathogenic properties for the use of biocontrol agent. So nucleopolyhedrosis virus की family को belong करता है. This is 19th question. And उनकी pathogenic properties biocontrol में कैसे use होती हैं? Because ये बहुत ज़्यादा नैरो स्पेक्ट्रम और बहुत ज्यादा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी भी एक इंसेक्ट को ये किल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. लिम्फ नोड किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो लिम्फ नोड आपके सेकेंडरी आपके इम्यून सिस्टम से ऑर्गन से, दे आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. सो इन देम द foreign organisms get the actual attack by the lymphocytes. So उनके अंदर जो foreign organisms होते हैं वो expose होते हैं by the lymphocytes and they are attacked by the lymphocytes. So वहाँ पर actual antigen और antibody interactions होते हैं. So they will make the memory of that reactions. तो इस तरीके से they provide the immunity. Now 20th question.
एक्सप्लेन पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किस तरीके के होते हैं? जो आपके 5 डैश एंड से 3 डैश एंड पे सेम रीड होते हैं और 3 डैश से 5 डैश पे सेम रीड होते हैं, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ऐसे सीक्वेंस आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं और उनको कट प्रोड्यूस करती हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। इको अर्बन का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और बाकी एंजाइम्स के भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जब कट प्रोड्यूस करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस द स्टिकी एंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है डायग्राम में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। And here the sequence is read will same G double T double A C, and from 5 dash to 3 dash when we are reading, then also G double T double A C. And if we are producing cut by any enzyme, like here in the first one it is HPA1, in the second example it is by EcoR1. So HPA1 is producing the clear ends, blunt ends, because it is providing central cut, but here it is providing a zigzag cut, so it is producing EcoR1 is producing a sticky ends. Okay, clear? I hope it is clear to you. Next question, list the key tools in the rDNA technology. So vector, plasmid, which is acting as a vector, host, competent host, and restriction enzymes. These are the three important tools which are used for recombinant DNA technology. Question number 22, state the difference between structural genes in transcription unit of prokaryotes and the eukaryotes. What is the difference? The difference is that जो prokaryotic genes है, they are polycystronic. That means many multiple genes are present and controlled by a single regulatory gene, and in the eukaryotic gene they are monocystronic. Only single gene is controlled by a single we can say regulatory gene, and therefore their monocystronic genes are split genes also. यूकैरियोट्स में एक्सॉन और इंट्रॉन रीजन की वजह से जीन स्प्लिट भी होती हैं, देन उसको स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग भी जरूरी है, बट प्रोकैरियोटिक जीन्स को ये सब चीजें जरूरी नहीं होती, and they have just operon type model. Now 23 question, how does a monarch butterfly defend itself from predators? Explain. So 23rd क्वेश्चन में मोनार्क बटरफ्लाई कौन सा फिनोमिना करती है जिससे वो प्रेडेटर से बच पाती है? So in that we can say monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of special chemical present in its body. The butterfly acquires a chemical by feeding on poisonous weed at caterpillar stage. सो मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होने की वजह से अपने प्रेडेटर से बचती है और ये वो अपने कैटरपिलर स्टेज में खाती है इन चीजों को. देन डिफरेंस बिटवीन मेल हेट्रोगैमेटी एंड द फीमेल हेट्रोगैमेटी, दिस आल्सो यू हैव टू टेल. So male heterogamety means male is producing different kinds of gametes. जैसे ह्यूमन में होता है X and Y, 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम जाता है, 50% में रेस्ट में Y जाता है. फीमेल में किसी किसी फीमेल ऑर्गेनिज्म में हेट्रोगैमेटी होती है, जैसे कि बर्ड्स में ZW are the type of eggs which are produced by female, and the male produces similar kind of sperms, that is ZZ. सो किसी ऑर्गेनिज्म में मेल हेट्रोगैमेट होते हैं, मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाती हैं और उन्हीं को हेट्रोगैमेटी बोला जाता है. So next question, what are crygenes? Crygenes क्या होती हैं? In which organism they are produced? So crygenes name से पता चल रहा है, cry CRY means क्रिस्टल प्रोटीन की जीन्स हैं ये ऐसा प्रोटीन बनाती हैं जो क्रिस्टल प्रोटीन है, जो कि आपका टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में बनता है पहले तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में, देन अगर वो इंसेक्ट फीड कर ले उसको तो उसके गट में जाकर इट बिकम्स टॉक्सिक. ठीक है, अल्कलाइन नेचर में गट में जाकर इट बिकम टॉक्सिक. तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए इन जीन्स को आइसोलेट किया बैसिलस thuringiensis से, एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन आरएनए? आरएनए इंटरफेरेंस का क्या significance है? So we can write the genes which code for RNA interference, which is mechanism of cellular defense in all eukaryotic organism. और significance क्या है? To block the to develop the insect resistant, nematode resistance plant. What is proinsulin? Why it's called so?
तो प्रो इंसुलिन को प्रो इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज इनएक्टिव and it is pro hormone which need to be processed become before it become fully mature functional. Proinsulin has three type polypeptide chain A, B, and C. Insulin, whereas the active insulin only has two polypeptide chain A and B. तो C peptide chain को हटा दिया जाता है. Now, section C, Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but it remained unrecognized till 1990. 1900 give three reasons for this for the delay in the accepting his work. क्यों उसका इतना वर्क डिले हो गया? तो बिकॉज वहां पर कंप्यूटर का इतना कम्युनिकेशन का इतना सही नहीं था, तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तब देर दैट at that time the communication or in the scientific community was not so much. His work could not be widely publicized and communications were not easy in those days, and his concept of factors, stable and discrete unit that control the expression of characters and traits, alleles, were not accepted by contemporaries. And Mendel approach by using mathematical logic to applying mathematical calculations to the biology was also new, so it was also not accepted. Though Mendel's work suggested factors are discrete, he could not provide any physical proof for the existence of those factors. He coined the term factors, but he could not provide the proof of those factors. So now question number 27, differentiate between primary and secondary lymphoid organs. Rest of the question I am sharing the images of the answer key to you, and I am also muting myself, so you can see the questions over here and you can see the following images of the answer key, and you can self discuss those questions with you. So thank you, students.